माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बाह्य स्रोतीकरण के सरोकार या सीमाएं। बाह्य स्रोतीकरण, बाह्य मतलब होता है बाहरी, स्रोतीकरण मतलब होता है बाह्य साधन, और करण मतलब होता है उनका उपयोग करना। ठीक है, कि जब एक व्यक्ति अपने काम में किन्हीं बाहरी व्यक्तियों की सहायता लेता है तो उसे बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी कोई भी काम करती है या एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में किसी प्रकार का कोई ऐड करवाना हो, जैसे विज्ञापन का कोई काम करवाना हो, तो उसके लिए वो बाहरी एजेंसी की सेवा लेता है। अब जरूरी नहीं है कि वो बाहरी विज्ञापन एजेंसी की सेवा ले, वह अपने से मतलब खुद भी इस काम को कर सकता है, किंतु क्या होता है, ऐसा करने पर उसे समय लगता है, धन लगता है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, कम से कम पैसा खर्च करके बाहरी लोगों की सेवा ले लेता है, तो इसे बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। तो जब हम इन बाहरी लोगों की सेवाएं लेते हैं तो इनके क्या सरोकार या क्या सीमाएं हैं। कहने का मतलब है हर एक काम करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि क्या नुकसान है जब हम बाहरी लोगों की सेवाओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने कि उन सरोकारों की जानकारी लेना नितांत आवश्यक होगा जिनसे बाह्य स्रोतीकरण घिरा हुआ है। मतलब कि आप जो बाहरी सेवा लेते हो तो उन सेवाओं को लेते समय आपको उन सब बातों की जानकारी होना जरूरी है जिन बातों से वह बाह्य स्रोतीकरण घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, गोपनीयता, परिश्रम, खरीदारी, जैसे इंग्लिश में स्वैट बोला गया है, नैतिक सरोकार एंड ग्रह देशों में विरोध। ऐसे 4 पॉइंट लिखे हैं जिनके माध्यम से हम इन बाहरी कंपनियों की या बाहरी लोगों की जो सेवाएं लेते हैं इनके दोषों या इनकी कमियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सभी के बारे में समझेंगे। फर्स्ट हम समझते हैं गोपनीयता के अंदर क्या बताया गया है। तो लिखा है, बाह्य स्रोतीकरण बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है। यह बाह्य स्रोतीकरण साझेदार गोपनीयता नहीं बरतता और उदाहरण स्वरूप वह इसे प्रतिस्पर्धियों को पहुंचा देता है तो यह उस पक्ष के हितों को हानि पहुंचा सकता है जिसने अपनी प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण करवाया है। क्या बोल रहा है कि जिन हम बाहरी लोगों की सेवाएं लेते हैं तो उन पर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी यह हमारी जो गोपनीय बातें होती है वह गोपनीय बातें हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे प्रतियोगी को बता देते हैं, या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे आइडिया को चुराकर खुद उस काम की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, यदि बाह्य स्रोतीकरण में संपूर्ण प्रक्रिया एवं उत्पाद शामिल हो तब यह जोखिम होता है कि बाह्य स्रोतीकरण साझेदार इस जानकारी से एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय प्रारंभ न कर ले। आया समझ में? गोपनीयता कि बाह्य स्रोतीकरण मतलब बाहरी लोगों की आप जो सेवाएं लेते हो उसमें गोपनीयता रहती है, मतलब कुछ बातें छिपी रहती है। अतः जब भी आप किन्हीं बाहरी लोगों से किसी भी प्रकार की सेवा लेते हो, चाहे परिवहन की सेवा ले रहे हो, जैसे अगर आपने अपना माल किसी व्यक्ति के माध्यम से दूसरी जगह पहुंचाए तो किस विश्वास के आधार पर हो सकता है आपका माल लेकर कहीं चला जाए। लेकिन आज वर्तमान युग में बहुत सारी हमें सुविधा दे दी गई है जिस कारण सभी अलर्ट रहते हैं किसी से भी कोई काम करवाने में। लेकिन हमें तो बताना होगा ना कि कौन सी बातों को लेकर गलती होती है। ठीक है, तो जब हम किन्हीं बाहरी लोगों की सेवाओं को प्राप्त करते हैं तो हमें अपनी सारी बातें उन्हें नहीं बताना चाहिए, कुछ गोपनीयता रखनी चाहिए, क्योंकि हम उन पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते। वो हमारे साथ चीटिंग भी कर सकते हैं। और कैसे चीटिंग? या तो फिर हमारे जो आइडिया है वो हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे प्रतियोगी को बता सकते हैं, या फिर वो खुद भी हमारे आइडिया से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, परिश्रम या खरीदारी। इसमें क्या लिखा? व्यावसायिक फर्में जो बाह्य स्रोतीकरण करवाती है अपनी लागतें कम करने का प्रयत्न करती है। वह मेजबान देशों की निम्न मानव संसाधन लागत का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करती है। परिश्रम, खरीदारी मतलब कि श्रमिकों को खरीदना, ठीक है, काम के लिए। जैसे कि ये क्या करती है बहुत सी कंपनियां कि काम तो ये भी कर सकती है, जो काम ये बाहरी लोगों से लेती है वो काम ये खुद भी कर सकती है, लेकिन ये
स्वयं क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसमें इनका समय लगता है और साथ ही साथ धन भी लगता है। तो ये क्या करते हैं, अपने समय और अपने धन मतलब अपने पैसे को बचाने के लिए बाहरी लोगों से सेवाएं ले लेते हैं। ये ऐसे व्यक्तियों की सेवा प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का शोषण करने लग जाते हैं जो कम से कम पैसे पर इन्हें अधिक से अधिक काम करके दे। ठीक है, अगला देखो, नैतिक सरोकार। कुछ कंपनी जो अपनी लागत कम करने के लिए अपने उत्पादन का बाह्य स्रोतीकरण ऐसे विकासशील देश को करती है जहां बाल श्रमिकों औरतों से फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता है। बाल श्रम मतलब व्यक्ति ऐसा जो मतलब 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति हो और उससे काम करवाया जाता है तो बाल श्रम के अंदर आता है। और विकासशील देश का मतलब होता है ऐसा देश जो विकास काम में लगा हुआ है। जैसे भारत है ना, हमारा देश क्या है, विकासशील है, मतलब विकास काम में लगा हुआ है, आधा विकास हो चुका है, आधा विकास और होना है। और इसके अतिरिक्त विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये इतने सक्षम है कि अपने संसाधन से अपने देश को चला पाते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, जबकि अपने देश में वह ऐसा बाल श्रम पर रोक लगाने वाले सख्त कानून की वजह से नहीं कर सकती। ऐसा बोला गया है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अपनी लागत को, अपने खर्चे को कम करने के लिए ऐसे विकासशील देशों के श्रमिकों का, बाल श्रमिकों का शोषण करने लगती है, मतलब उनसे काम करवाने लगती है, क्योंकि उनके देश में तो उनके कानून है। ठीक है, तो बोला गया है अपने बाल श्रम पर रोक लगाने वाले सख्त कानून की वजह से अपने देश में नहीं कर पाता, इसलिए दूसरे देश के व्यक्तियों को, दूसरे देशों के लोगों से काम कराता है। तो क्या ऐसे देशों में जहां बाल श्रम गैर कानूनी नहीं है या फिर कानून कमजोर है, लागत कम करने का यह तरीका नैतिक है? इस प्रकार कार्य का बाह्य स्रोतीकरण उन देशों को करना जहां लिंग के आधार पर, मजदूरी के आधार पर भेदभाव किया जाता है, क्या यह नैतिक है? नैतिक सरोकार में ये बताया गया है कुछ कंपनियां या कुछ देश ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने देश में बाल श्रम के सख्त कानून की वजह से दूसरे देश के नागरिकों का फायदा उठाते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये देश जो दूसरे देशों में जो कानून कमजोर है, कानून का इस ओर कोई ध्यान नहीं है सरकार का, तो ये जो काम हो रहा है तो क्या ये काम करने का तरीका नैतिक है? नैतिक मतलब सही है या नहीं है? ठीक है, एंड लास्ट है फ्रेंड, इसमें ग्रह देशों में विरोध। ग्रह देश का मतलब होता है अपने देश में विरोध। जैसे कि मान लो आज अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आती है, ठीक है, और भारत में आकर अपना बिजनेस करती है, तो एम्प्लॉय आके कौन बनेंगे? भारत के नागरिक। मतलब रोजगार किसको मिलेगा? भारत के नागरिकों को। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका के नागरिक विरोध करेंगे कि हमें रोजगार की जरूरत है, जबकि हमारा देश दूसरे लोगों को रोजगार दे रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें किस तरीके से लिखना है फ्रेंड्स कि उत्पादन, विपणन, शोध एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं की सुविधाएं बाहर देने पर आखिरकार जो भी बाहर जाता है वह होता है रोजगार एवं नौकरियां। मतलब कि जो देश उत्पादन के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने देश में संसाधन की कमी होती है तो वो दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे देश में संसाधन का उपयोग करते हैं शोध कार्य के लिए, विपणन के लिए, बहुत से कामों के लिए। जब एक देश दूसरे देश में जाता है तो वहां क्या होता है, वहां के लोगों को रोजगार और नौकरियां उपलब्ध करवाने लगता है। तो इसके फलस्वरूप ग्रह देश मतलब वह देश जहां नौकरियां बाहर भेजी गई है में विरोध पनप सकता है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब देश में बेरोजगारी की समस्या त्रस्त हो। मतलब कि वहां के नागरिक विरोध कर सकते हैं जब उस देश में बेरोजगारी की स्थिति बनी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जाना कि बाह्य स्रोतीकरण, बाह्य साधन जब हम उपयोग करते हैं बाह्य साधनों का, चाहे भंडारण हो, चाहे विज्ञापन हो, परिवहन हो, ठीक है, तो इन साधनों का या इन लोगों की सेवाओं का जब हम फायदा उठाते हैं या इनकी सेवाओं को जब हम लेते हैं तो इनकी क्या कमियां हैं, इन कमियों को हमने जाना और इन कमियों को हमें याद रखना है और इसके आधार पर अपने कामों को करना है। ठीक है, अब अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में कोई डाउट लगता है, किसी वर्ड को लेकर डाउट लगता है, तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने माइंड का डाउट क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।